हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम CLC सीकर। तो कल अपन ने जिस बात पर डिस्कशन किया था वो किया था ब्लड के ऊपर। हमने ब्लड पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। ब्लड मीनिंग RBC हमने पढ़ ली, WBC हमने पढ़ ली और प्लेटलेट हमने पढ़ ली। आज का जो अपन टॉपिक शुरू करेंगे वो है उत्तक द्रव्य, बोले तो टिश्यू फ्लूइड। तो आज का हेडिंग लगाइए टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड, इसका दूसरा नाम अपन ने कल ही लिख दिया था, क्या? LIMPH, क्या? लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड, या तीसरा नाम है इसका इंटरस्टिशियल फ्लूइड। हिंदी में इसका नाम आपको लिखना है कि सबसे पहले बात करते हैं लिम्फ। लिम्फ का मतलब होता है लसिका। लिम्फ का मतलब होता है लसिका और इसका मतलब होता है उत्तक द्रव्य। इसका मतलब होता है आपके अंतराली द्रव्य। क्लियर? तीनों अलग अलग नाम है, लसिका, उत्तक द्रव्य और अंतराली द्रव्य। क्लियर? अब क्या है परिभाषा इसकी, देखिए। धमनियों तथा शिरा के बीच में, धमनी और शिरा के बीच में क्या होती है? केशिकाएं। ह्यूमन में कैसा रक्त परिसंचरण होता है? बंद प्रकार का। धमनी तथा शिरा के बीच में केशिकाएं, बोले तो इंग्लिश में बोलते हैं, अभी अपन डायग्राम बनाएंगे तब समझेंगे, कैपिलरीज होती है जिनसे द्रव छनकर, जिससे द्रव छनकर अंतरकोशिकीय रिक्त स्थान में आता है। अंतरकोशिकीय रिक्त स्थान में आता है, जिसे अपन उत्तक द्रव्य या अंतराली द्रव कहते हैं। पहले लाइन लिख देता हूं, फिर आपको मैं समझाता हूं क्या है ये चीज। इस छनित्र में जो छनकर आया, इस छनित्र में यानी जो फिल्टर होकर आया है, फिल्ट्रेट यानी छनकर जो आया है, इस छनित्र में ऑक्सीजन कोमा पोषक पदार्थ पाए जाते हैं या होते हैं, जिनका उपयोग कोशिका यानी सेल्स करती है। जिनका उपयोग कौन करती है? सेल्स करती है। क्लियर? उपयोग के पश्चात CO2 तथा अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जो वापस शिरा में आ जाते हैं। यानी जो अपशिष्ट बनेंगे वापस किस में आ जाएंगे? शिरा में आ जाते हैं। लेकिन 10% वेस्ट यानी कि अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट यानी अपशिष्ट पदार्थ वापस शिरा में नहीं आकर
लसिका केशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं, जिसे लिम्फ या लसिका कहते हैं। यानी 10% जो पदार्थ है वो वापस वेन के अंदर नहीं आते, वो किसी दूसरी वेसल में यानी किसी दूसरी वाहिका में चले जाते हैं। उस वाहिका का नाम होता है लसिका वाहिनी। यानी कि 3 प्रकार की वाहिनियां हो गई, एक धमनी हो गई, एक सिरा हो गई और तीसरी हो गई लसिका वाहिनी। किस तरह से आती है देखिए। अब आप ये आप पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं पूरा डिटेल कि किस तरह से ये वापस नहीं आते, लेकिन नहीं आते हैं। 90% वेस्ट यानी अपशिष्ट पदार्थ तथा CO2 डायरेक्टली यानी सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर डायरेक्टली वेन यानी सिरा में प्रवेश कर जाता है। यानी 90% तो डायरेक्ट आ जाएंगे, लेकिन 10% किसके थ्रू आएंगे? कैपिलरीज के थ्रू, वो भी लसिका वाहिनियों के थ्रू आएंगे। इन्हें अपन क्या कहेंगे? ये डायरेक्ट आ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10% है वो किसके थ्रू आ रहे हैं? लसिका केशिकाओं के माध्यम से आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब अपन बात करते हैं लसिका केशिकाओं में किस प्रकार से ये प्रवेश करते हैं। ये लिखिए आप पहले, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला पॉइंट लिखिए सिमी। हो गया साहब? स्क्रीनशॉट ले लिया? लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या स्टॉप करके देख लीजिए। ओके चलिए। अंतरकोशिकीय रिक्त स्थान जानते हैं आप? 2 कोशिकाओं के बीच की जो खाली जगह होती है उसको अपन अंतरकोशिकीय रिक्त स्थान बोलते हैं। उसके अंदर ये प्रवेश कर जाते हैं। चलिए सर, हम पढ़ रहे हैं लिम्फ। हेडिंग लगा ले ताकि आपको याद नहीं रहे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, टॉपिक पढ़ते पढ़ते मिस कर जाते हैं टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं। अब इधर देखिए आप पहले, इसमें मैं रेड कलर का प्रयोग कर रहा हूं। यहाँ पर ये धमनी आ रही है। धमनी कहां से आती है? हार्ट से लेकर आती है सुदरक्त। तो ये धमनी को मैं लिख रहा हूं आर्टरी। ये लीजिए, ये धमनी आ रही है और इस धमनी से कुछ शाखाएं निकली। देखो आप इस तरह से, एक शाखा इस तरफ और एक शाखा इस तरफ। बिल्कुल सही बात है। धमनी से ये बन जाती है, आगे वो बन जाती है लार्ज आर्टरी। इसकी शाखा धमनी बड़ी, इसे लार्ज, और इससे अब डिवाइड कर देते अपन कौन सी? ये लीजिए आप, ये कौन सी आ गई आपके? इससे और शाखा आगे निकल गई। ये आ गई लार्ज, ये आ गई कौन सी? स्मॉल। छोटी से छोटी होती जाएगी ब्रांच इसकी। और इसके बाद में यहाँ पर आ गई है मेटा आर्टेरियोल। आर्टेरियोल आया, आर्टेरियोल, ये छोटी शाखा हो गई।
इससे भी 100 की शाखा हो जाएगी। आप ये लीजिए 2 ब्रांचें और कर दीजिए आप इसकी। इसको छोड़ दीजिए आप, एक समझ लेते हैं आप। ये हो गई आगे कौन सी, मेटा आर्टेरियोल। छोटी से छोटी शाखा हो रही है देख लो, और अंत में जो बच जाएगी, जो केस नुमा बनेगी, ये लीजिए आप, ये जो केस नुमा बना रहा हूँ मैं आपके, ये बन जाएगी आपकी केसिका। केसिका को अपन कहते हैं क्या, कैपिलरीज। ये लीजिए, इस तरह से आपको ये पूरा सिस्टम याद होना चाहिए कि कहाँ से ब्लड आया। सबसे पहले किसमें आया, आर्टरी के अंदर आया ब्लड। आर्टरी से कहाँ जाएगा, ये बड़ी वाली आर्टरी में। बड़ी वाली आर्टरी से कहाँ जाएगा, छोटी वाली आर्टरी में। छोटी वाली आर्टरी से कहाँ जाएगा, आर्टीरियोल में। आर्टीरियोल से किस में जाएगा, मेटा आर्टीरियोल में। लास्ट में जाएगा किसमें, केसिकाओं में, जिसको अपन कहते हैं कैपिलरी। क्लियर। अब यहां से सीरा निकलती है, क्योंकि धमनी यहां से प्रारंभ हुई और केसिकाओं में समाप्त हो गई, और सीरा केसिकाओं से प्रारंभ होती है और हार्ट में समाप्त होती है। तो यहां से मैंने ये बना दी, ये लीजिए आप, ये केसिकाएं बना दी मैंने सीरा की। ये दोनों आगे जाकर एक हो जाएगी। ये लीजिए, ये लीजिए, ये आ गई कैपिलरीज किसकी, वेन की। कलर चेंज कर दिया इसलिए वेन है, ध्यान रखना, ये ब्लू कलर वाली। और ये आ गए इधर वेन्यूल, ये आ गए वेन्यूल्स। क्लियर। और यहां से हो जाएगी, इधर से भी सेम ऐसी आएगी, और अंत में जाकर क्या बन जाएगी आपके, लास्ट में क्या बन जाएगी, वेन। और वेन ये डायरेक्ट किस में चली जाएगी बताइए आपको, अंत में कहाँ जाती है, हार्ट में। और इधर ये क्या है, ये कहाँ से आ रही है, ब्लड कहाँ से आ रहा है, हार्ट से आ रहा है। सेम सीन इनका रहेगा, ये लीजिए आप। अंत में सारा किसमें आना है, इसमें। सेम कहानी इसकी रहेगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ इतना ही बना के छोड़ दिया कि अपन को समझना है। ये यहीं पे एंड कर दी मैंने। क्लियर। अब अपन बात करते हैं, यहां पर आपको पता ही है धमनियों में ब्लड प्रेशर क्या होता है, रुधिर दाब क्या होगा। धमनियों में शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, जगह नहीं इतनी। ब्लड प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। और सीरा में यानी वेन में ब्लड प्रेशर क्या होगा, ये ब्लड P4 प्रेशर क्या होगा, कम। ये इधर प्रेशर है ज्यादा और इधर है प्रेशर कम, तो यहां से छनकर द्रव कहाँ आएगा, ये आएगा फिल्टर। ये फिल्टर हुआ, जिसको अपन कहते हैं क्या, छनकर आ जाएगा। या दाब ज्यादा है या कम है, दोनों के बीच में एक धमनी और सीरा, ठीक है, या दोनों के बीच में छनकर द्रव कहाँ आएगा, नीचे। नीचे माना कि यहां पर पड़ी आपकी कोशिका, ये कोशिका। इन कोशिकाओं के बीच पर ये द्रव क्या आ गया, छनकर बीच में आ गया। ये लीजिए, ये छनकर आ गया। क्लियर। अब ये जो छनकर आया, इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन है और पोषक पदार्थ है। इनका उपयोग कौन कर लेगी, ये सेल कर लेगी, ये लो। और ये पोषक पदार्थ इसमें आ जाएंगे। सेल उपयोग कर लेगी, और सेल उपयोग करके वापस क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बनाएगी, अपशिष्ट पदार्थ, जिसको अपन कहते हैं अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेस्ट। क्लियर। अब ये जो अपशिष्ट पदार्थ और वेस्ट बना है, ये 90% वापस किस में चला जाता है, वेन में। वेन में चला जाता है। क्लियर। अब जो 10% बचता है वो एक अन्य कैपिलरी में प्रवेश करता है। ये देखिए, अब अन्य कैपिलरी बना रहा हूं मैं, ये केशिकाएं, ये फिर ले जाती है वेन में। ये इसे कैसे अपन लसिका वाहिनी क्या कहते हैं, लसिका वाहिनी, अंग्रेजी में लिम्फेटिक
लिम्फ हो गया, लिम्फ से हो जाएगा लिम्फेटिक, और वाहिनी को अपन क्या कहते हैं, वेसल। अब इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा कौन सा, ये 10%, किसमें, इसके अंदर आ जाएगा वेस्टियल। 10% किसमें प्रवेश कर गया आपके, ये है लसिका वाहिनी में। और ये जो बड़ी बड़ी हमने बनाई है ये है लसिका, सबसे छोटी संरचना क्या होती है, केशिकाएं, क्या है, लसिका केशिका। ये लसिका केशिकाओं में प्रवेश कर गया कौन, ये बीच में जो पदार्थ पड़ा है ये द्रव, इस द्रव को अपन पूरे को अपन क्या कहते हैं, उत्तक द्रव। क्या कहते हैं, उत्तक द्रव कह दो, चाहे आप कोशिकाओं के रिक्त स्थान के बीच में, इसलिए इसका नाम हो गया अंतरअवकाश, तो नाम हो जाएगा, या इसे कह दो क्या, अंतराली, अंतराली। ये एक ही बात है, चाहे टिश्यू फ्लूइड क्यों, चाहे अंतराली द्रव क्यों। अब ये द्रव इसके अंदर प्रवेश कर गया ना, प्रवेश करते ही आप इसे अब क्या बोलोगे, लसिका। जब तक ये केशिकाओं में प्रवेश नहीं करेगा आप इसे लसिका नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, उत्तक द्रव या अंतराली। जैसे ही लसिका केशिकाओं में प्रवेश कर जाएगा आप क्या बोलोगे, लसिका। अब ये यहां से इधर आ जाएगा, इधर से होते वापस लास्ट में किस में आएगा, वेन में। आना तो वेन में है 10%, लेकिन ये कितना आ रहा है, केवल 10% इसके थ्रू आ रहा है। इधर वापस कितना आ रहा है, 90%। 10% वेस्ट है वो इसके अंदर प्रवेश कर गया है, 90% वेस्ट इधर से चला गया है। इस द्रव को जो इस लसिका केशिकाओं में प्रवेश कर रहा है या लसिका वाहिनी में प्रवेश कर रहा है, इससे अपन बोलेंगे क्या है, लिम्फ है। अब लिम्फ के बारे में दो बातें याद रखो। लिम्फ में लिम्फोसाइट ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है, कौन सी कोशिका, ब्लड में पड़ी थी अपन, याद करो, लिम्फोसाइट ज्यादा होती है। दूसरी बात, लिम्फ कैसा होता है, लिम्फ रंगहीन यानी कलर लेस, जिसका कोई कलर नहीं होता है, कलर लेस होता है। ये तो अब वो लाइन लिखाई थी मैंने, तो क्या लिखाई थी, धमनियों से रक्त आता है, सिराओं में जाता है, दाब के अंतर के कारण छनकर नीचे आता है। छनकर आता है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ होते हैं, जिनका उपयोग हमारी कोशिकाओं के द्वारा या हमारे ऊतकों के द्वारा किया जाता है, जिसके उपयोग होने के पश्चात, भोजन का ऑक्सीकरण होने के पश्चात अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो 90% तो डायरेक्ट आ जाती है सिराओं में, 10% लसिका केशिकाओं के माध्यम से आती है। ये जो लसिका केशिकाओं में जो द्रव प्रवेश करता है 10%, उसी को ही अपन कहते हैं क्या, लिम्फ। क्या कहते हैं, लिम्फ। इसमें लिम्फोसाइट की संख्या ज्यादा होती है और ये रंगहीन द्रव होता है, ये नोट कीजिए। फिर अपन ब्लड और लिम्फ में अंतर पढ़ते हैं कि दोनों में मूल अंतर क्या क्या है। सवाल इसमें से पूछा जाता है, लम्फ और अपने ब्लड में अंतर क्या है, तो ये नोट कीजिए आप पहले फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए सर, तो धमनियों से आया, सिराओं में चला गया, छनकर आने वाला द्रव, इसको अपन ने क्या नाम दिया, उत्तक द्रव या अंतराली द्रव। इसमें से 90% जो है वो वापिस डायरेक्ट सिराओं में आ जाता है और 10% जो है वो आपके किसमें आता है, लसिका वाहिनियों के माध्यम, यानी फ्लूइड पूरा 100% वापिस आ जाता है। ऐसा नहीं कि द्रव चला गया 10% वापिस नहीं आएगा, वो पूरा वापिस आएगा। तभी मैंने, अब आप छोरी वाली जो लाइन अपन ने लिखी थी वो अब आप पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगी मैं कौन सा 10% की बात कर रहा था और कौन सा 90% की बात कर रहा था। ये लीजिए, अब अपन बात करते हैं लिम्फ और ब्लड में अंतर क्या क्या है। लिम्फ एक तरफ लिख दे आप, लिम्फ यानी लसिका, दूसरी तरफ आप लिख दे ब्लड यानी रुधिर। लिखने की जरूरत नहीं, पता है अपन रखते ही। दोनों में अंतर लगाना है तो क्या कर दो, वर्सेस। पहला अंतर, इसमें मेन अंतर बताऊंगा मैं आपको, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा।
आरबीसी भी होती है, डब्ल्यूबीसी भी होती है और प्लेटलेट भी होती है, प्लस बड़े प्रोटीन भी होते हैं, बड़े प्रोटीन भी होते हैं। क्लियर? होते हैं। हीमोग्लोबिन होता है। इधर देखिए क्या सीन है, इसमें आरबीसी एब्सेंट है, कॉमा डब्ल्यूबीसी उपस्थित है, कॉमा प्लेटलेट बहुत ही कम होती है। दूसरा अंतर, हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, आरबीसी एब्सेंट है तो हीमोग्लोबिन तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। ये मुख्य अंतर माना गया। दूसरी बात, इसमें खनिज लवण की मात्रा बराबर होती है। ये सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखना। चाहे लिम्फ हो चाहे ब्लड हो, दोनों में खनिज लवण क्या होंगे, समान होंगे। ध्यान रखना, इनमें खनिज लवण की मात्रा बराबर होती है। किसमें? ब्लड और लिम्फ दोनों में खनिज लवण में कोई अंतर नहीं है, दोनों में मात्रा समान है। तो ये करो इंपॉर्टेंट, लिम्फ के अंदर ये समानता आ गई है। ये समानता है किसके बीच की? लिम्फ और ब्लड के बीच की। इन दोनों का बारे इसलिए मैंने सेम लिख दिया है। सेम ऐसा कैसे लाइनें देख लीजिए आप, दोनों में समान क्या है, मात्रा समान है इनके अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसकी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इसमें यानी कि ओहो उल्टा हो गया, यहाँ लिखो ब्लड, उल्टा लिख दिया डिफरेंस मैंने। यहाँ लिखो लिम्फ, यहाँ लिखिए भाई, अंतर में नीचे उल्टा लिख दिया, कैसे हो गया भाई, सॉरी है ना, इधर लिख देना। मैं क्या इधर ब्लड समझ गया था, इधर ये, तो आप ऊपर चेंज कर देना। ये ब्लड के बारे में है ना, आरबीसी, और इसमें नहीं है। चलिए, इसमें कैल्शियम, अच्छा वो पहले पता चल गया। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट तथा ब्लड की बात कर रहा हूं मैं, प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ध्यान रखिएगा, ब्लड के अंदर, लिम्फ के अंदर आरबीसी नहीं होती है, सबसे बड़ी बात है। आरबीसी और हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, एक अंतर ये, और बाकी लवण की मात्रा दोनों में समान है। ये आपको मूल अंतर आने चाहिए, ध्यान रखना। क्लियर? अगली बात बढ़ते हैं अपन कि इसमें ब्लड क्लोटिंग यानी कि रुधिर का जमना, कहीं लग जाती है, खून आता है रुक जाता है, जिसको अपन कहते हैं खून का थक्का बनना या रुधिर का थक्का बनना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लड क्लोटिंग की क्रिया तेजी से होती है, यानी कि फास्ट होती है। इसमें क्या लिखोगे? इसमें रक्त स्कंदन, एक ही बात, एक बार हिंदी लिख दी, एक तरफ इंग्लिश लिख दी। रक्त स्कंदन की क्रिया स्लो यानी धीमी होती है। क्लियर? ये आपके मेन इसके क्या आ गए, डिफरेंस आ गए। खनिज लवण है, अंग्रेजी में अपन क्या बोलते हैं इसको, मिनरल्स। ओके, ये आगे ब्लड और लसिका में अंतर, ये नोट कीजिए। फिर एक और चीज इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं आपको। स्क्रीनशॉट लो इसका।
ओके। तो ध्यान रखना, मैंने एक तरफ इस तरफ ब्लड के पॉइंट लिखे लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में मैंने लिम्फ के पॉइंट लिखे हैं ना। अपन ने फिर उसको सही कर दिया था, पहले उल्टा लिख दिया था, उल्टा तो नहीं सही लिखा था, लेकिन अंतर उल्टे लिख दिए थे, ऊपर देखा ही नहीं अपन ने। ये आपके लिम्फ के बारे में था। अब एक चीज और पता होनी चाहिए, देखिए नोट लिम्फ के बारे में। डायफ्राम, डायफ्राम तो अपने पढ़ा है सब संदर्भ में। डायफ्राम के नीचे शरीर का संपूर्ण लसिका इकट्ठा, या आप लिख दो लसिका कलेक्ट या संग्रहित, एक ही बात है, संग्रहित होता है। इसे सिस्टर्ना चाइली, अभी बताता हूं क्या है सिस्टर्ना चाइली कहते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसे शरीर का दूसरा हार्ट यानी हृदय कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो डायफ्राम है, ये बना लिया मैंने डायफ्राम, इस डायफ्राम के यहाँ पर एक संरचना होती है जिसमें सारा लसिका एकत्रित होता है, इसे अपन कहते हैं सिस्टर्ना चाइली। क्या कहते हैं? सिस्टर्ना चाइली। इसके अंदर सारा दोनों पैर का, पेट का और बैक का सारा लसिका, जितना डायफ्राम के नीचे शरीर है, वो सारा लसिका यहाँ आकर क्या हो जाता है? संग्रहित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद में वो शिरा में प्रवेश करता है। तो ध्यान रहे, जहां पर ये संग्रहित होता है वो डायफ्राम के नीचे होता है। डायफ्राम आपको पता है, डायफ्राम के नीचे होते हैं अपना पेट वाले सारे जितने भी अंग, वहां पर एकत्रित होता है। उस संरचना का नाम है सिस्टर्ना चाइली। तो पूछा जाता है शरीर का दूसरा हृदय कौन सा है, तो आप ध्यान रखिए, आंसर क्या दोगे? सिस्टर्ना चाइली। क्लियर? चलिए साहब, ये आपके लसिका समाप्त होता है। अब अपन बात करते हैं रुधिर संचरण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार, एक खुला रुधिर परिसंचरण और एक बंद। जैसे हमारे अंदर बंद है और कुछ जीवों में वो है, वो खुला परिसंचरण है। तो दोनों को समझते हैं, ओपन ब्लड सर्कुलेशन और क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में क्या क्या अंतर होते हैं और इसकी परिभाषा क्या है, ये नोट कीजिए आप पहले फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन ओपन ब्लड सर्कुलेशन एंड क्लोज ब्लड सर्कुलेशन की बात करेंगे। लिम्फ कंप्लीट हो जाता है आपके, तो लिम्फ में ध्यान रखिएगा आरबीसी और हीमोग्लोबिन नहीं होता है, बाकी तो लगभग चीजें समान होती है। और लिम्फोसाइट की संख्या ज्यादा किस्म होती है लिम्फ में ब्लड की तुलना में। ये मैंने आपको अंतर पहले ही बता दिया था, तब डायग्राम बनाया था। चलिए साहब आगे बढ़िए। तो अपन बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन, रुधिर परिसंचरण। ब्लड सर्कुलेशन के प्रकार, रुधिर परिसंचरण के प्रकार। चलिए, एक तो होता है आपके खुला परिसंचरण, जिसको अपन कहते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेशन। दूसरा होता है वर्सेज, दोनों में अंतर कर लेते हैं अपन।
बंद परिसंचरण, बोले तो रुधिर परिसंचरण की बात हो रही है, यानी कि क्लोज, इधर अंग्रेजी में पूरा लिख देता हूं मैं, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन, खुला रुधिर परिसंचरण, या लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो रक्त परिसंचरण, मैंने लिखा नहीं, शॉर्टकट में लिया है, रक्त परिसंचरण या ब्लड सर्कुलेशन। तो खुला परिसंचरण की अगर अपन बात करें तो इसमें खुले और बंद में जो मूल अंतर होता है वो होता है केशिकाओं का। कैसे, देखिए, ओपन में, ओपन ब्लड सर्कुलेशन, शॉर्ट में लिख देते हैं इसको, अपन अब लिखेंगे ओबीसी, क्या लिखेंगे, ओबीसी, और इसको अपन लिखेंगे क्या, सीबीसी, सी बी और सी, क्यों बार बार बड़ा लिखने से मतलब नहीं है, तो इसको मिटाकर अब मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, शॉर्ट में आपको इसको क्या लिखना है, ओबीसी, ओपन ब्लड सर्कुलेशन, खुला परिसंचरण तंत्र। पहला पॉइंट, ओबीसी में हार्ट यानी हृदय भी होगा, धमनी यानी आर्टरी, सीरा होती है, परंतु केशिकाएं नहीं होती है, ये अंतर है सबसे बड़ा। केशिकाएं होती तो धमनी और सीरा के बीच में क्या हो जाता है, जॉइंट हो जाता है, अगर जॉइंट हो जाता वो बंद परिसंचरण बन जाता, परंतु केशिकाएं, इसको अपन कहते हैं कैपिलरीज, अनुपस्थित होती है, यानी एब्सेंट होती है। ध्यान रखिएगा, सबसे मूल अंतर है कौन सा, केशिकाओं का। इसमें हार्ट तो होता ही है, कहने की बात, सब कुछ होता है इसमें, तो हार्ट, धमनी को क्या कहते हैं अपन, आर्टरी, सिरा को क्या कहते हैं, वेन, तथा केशिकाओं को क्या कहते हैं, कैपिलरीज। सभी उपस्थित होते हैं, ये लीजिए, इसमें कैपिलरी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये मूल अंतर है, इसका क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा आपके, ये पहला अंतर। अब अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए आप इसका, ये माना कि हार्ट है, क्लियर, ये हार्ट है, हार्ट से ब्लड निकलकर किस में आता है, धमनी में, ये धमनी बनाती है, धमनी को अपन अंग्रेजी में क्या कह दिया, आर्टरी, और आर्टरी आगे चली जाएगी और केशिकाओं में विभक्त नहीं होगी, और ये एक बड़े सारी देहगुहा में जाती है, एक बड़े सारे चेंबर में जाती है, जैसे पेट में चली गई, पूरा ब्लड पेट में इकट्ठा हो गया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिसमें खुला पाया जाता है, और वहां से डायरेक्ट कोशिकाएं क्या करती है, ऑक्सीजन को प्राप्त करती है, यानी धमनी और सिरा के बीच में कैपिलरी का कनेक्शन नहीं होता है। तो ये धमनी आ गई ब्लड लेकर, और ये इस डब्बे को अपन कहते हैं देहगुहा, क्या कहते हैं, देहगुहा, देह का मतलब शरीर यानी कि बॉडी, और गुहा का मतलब कैविटी, यानी सारा ब्लड किस में इकट्ठा हो जाएगा, इस देह गुहा के अंदर, और इसी के अंदर ही पड़ी होती है हमारे शरीर की क्या, कोशिकाएं। ये लीजिए, ये मैंने बना दी क्या, सेल्स, सेल्स के दो, चाहे कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, टिश्यू। क्लियर, ये ब्लड आ गया, इस ब्लड से, ये रेड कलर का मैंने ब्लड बना दिया इसमें, इस ब्लड से ऑक्सीजन ले लेगी, पोषक पदार्थ को ग्रहण कर देगी, उसके एवज में बनाएगी क्या, अपशिष्ट पदार्थ और CO2, और यहां से निकलती है फिर सीरा, ये वापस कहाँ आ जाती है आपके हार्ट में, ये आ गई कौन सी, वेन। वेन में क्या हो जाएंगे आपके अपशिष्ट पदार्थ CO2 तथा क्या हो जाएंगे, अपशिष्ट पदार्थ, इनको लेकर वापस कहाँ आ जाएगी, हृदय में, हृदय से वापस आगे फेफड़ों में घूमता रहेगा कार्यक्रम। क्लियर, इसे कहते हैं अपन ओपन ब्लड सर्कुलेशन। इसमें कोशिकाएं, पहली बात तो इसके अंदर देखो आप, दूसरा इधर डायग्राम, फिर अंतर लिखा दूंगा मैं आपको, इधर का इसका डायग्राम देखो आप, ये हार्ट है माना कि, ये चेंबर मैंने हार्ट का बना दिया, यहां से ब्लड निकला किस में आया, धमनियों में, बोले तो आर्टरी में, आर्टरी से ब्लड आकर किस में जाएगा, छोटी छोटी किस में जाएगा, कैपिलरीज यानी केशिकाओं में, इसमें कोई देहगुहा नहीं है, देख लो आप, और यहां से वापस कौन सी केशिका किसकी जुड़ जाएगी, सिराओं की, ये सिरा से वापस जुड़ गई, ये लीजिए, और ये वापस किस में आ जाएगा, हार्ट में, ये इधर कौन आ गई, वेन। क्लियर, वो धमनी है, सिरा है, और यहां पर मैं बना रहा हूं, ये आपको हो गई कौन, कोशिकाएं, ये आ गई कौन, सेल्स, या कह सकते हो आप क्या,
टिश्यू, हमारे शरीर के टिश्यू। ये क्या करेंगे, यहाँ से ब्लड आएगा नीचे, वही आपने लिम्फ में पढ़ा है, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, उपयोग हो जाएगा, करेक्ट, ऑक्सीजन, और वापस क्या निकलेगी यहाँ से CO2 प्लस अपशिष्ट पदार्थ को अपन क्या कहते हैं, वेस्ट। ये वापस किस में आ जाएगा, वापस सिराओं में आ जाएगा। तो इसमें देख लो किसी प्रकार की देह गुहा नहीं है, किसी प्रकार का कोई द्रव्य नहीं है जो इसके बीच में भाग लेता है। यहाँ से सीधा ऑक्सीजन इसमें आती है, यहाँ से अपशिष्ट वापस सिराओं में चला जाता है। तो इसके अंदर देखो आप कैपिलरीज प्रेजेंट है, ये देखो कैपिलरी प्रेजेंट है, इसमें धमनी और सिरा के बीच में कोई कैपिलरी नहीं है, खुला द्रव पड़ा है एक बस। क्लियर, ये लिखिए, ये अंतर हो गया आपके डायग्राम वाला सेकंड अंतर। और डायग्राम को देख के भी आप बता सकते हो ये ओपन ब्लड सर्कुलेशन है या क्लोज। बाकी के अंतर अपन और लिखेंगे, पहले आप ये लिखो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फटाफट लिखो भाई। ओके, चलिए सर, ये अपने दो अंतर हो गए कि भाई मेन मुद्दा किसका है, कैपिलरी का। अगर धमनी और सिरा के बीच में कैपिलरी है तो वो बंद है, अगर कैपिलरी नहीं है तो वो खुला है। देह गुहा वगैरह जितने भी ये सब खुले में होते हैं, इसमें कोई लफड़ा ही नहीं है। देख लो सीधा है, धमनी से आया, सिरा में गया, और जो छनकर जाता है वो वापस घूम फिर के किस में आता है, सिरा में आता है। 90% डायरेक्ट आ जाता है, 10% लसिका के माध्यम से आ जाएगा, लेकिन आएगा किस में, सिरा में ही आएगा। यानी बॉडी में वापस जितना गया उतना वापस आ जाएगा। बंद परिसंचरण हो चाहे खुला हो, दोनों का उद्देश्य यही होता है कि प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ पहुंच जाए। अगला अंतर, ओबीसी में ब्लड प्रेशर कम होता है क्योंकि दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता धमनी और सिरा में। क्लियर, तीसरा अंतर, ये तीसरा अंतर। चौथा अंतर, ओबीसी में ओपन ब्लड सर्कुलेशन, ध्यान रखिएगा भाई, ओबीसी में बीपी यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित आसानी से नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीच में कैपिलरी नहीं है, इसलिए कंट्रोल नहीं होगा, आसानी से नहीं किया जा सकता है। और इसमें लिख लो आप कौन सा, इसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा, ये एरो लगा दिया ऊपर ज़्यादा, इसमें ब्लड प्रेशर को यानी रुधिर दाब को आराम से नियंत्रित किया जा सकता है। क्लियर, चलिए अब लेते हैं अपन उदाहरण कि किस में ओपन होता है और किस में क्लोज होता है। तो ओपन ब्लड सर्कुलेशन का आपको उदाहरण याद रखने हैं। आर्थ्रोपोडा, एक तो संघ कौन सा अपन पढ़ेंगे आगे, संघ आर्थ्रोपोडा और संघ मोलस्का, ये दो संघ के अंदर आपको मिलेगा ओपन। इसके अलावा और भी हैं उदाहरण। अगला संघ, आगे पढ़ोगे आप, हेमिकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा। आगे और बढ़िए आप तो आपको मिलेगा उपसंघ, ये उपसंघ है, ध्यान रखिएगा, उपसंघ यूरोकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा। इन सब में आपको क्या मिलेगा, खुला मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और एक और लिख लीजिए आप उदाहरण, जोंक, जिसको अपन कहते हैं लीच, लीच हो, नीच नहीं, लीच, या इसका जूलॉजिकल नाम है हीरुडिनेरिया। खून पीती है ना, कहते हैं जोंक की तरह चिपक जाता है, खून पीता है। इन सब में ओपन मिलेगा आपको, ध्यान रखिएगा। इधर आ जाइए, इसके अंदर संघ लिखिए आप, कौन कौन सा संघ आ जाएगा इसके अंदर, आर्थ्रोपोडा और इसमें आ गए मोलस्का। इसके अंदर आपका आ जाएगा आर्थ्रोपोडा, कोर्डेटा और एनेलिडा। इसके अंदर आएगा एक तो संघ, ये सब पढ़ेंगे अपन आगे, अभी तो नाम लिख रहा हूँ, एनेलिडा जब अपन वर्ग की पढ़ेंगे।
और संग कोर डेटा। अब देखो इसके अंदर और कौन कौन आएगा बंद के अंदर। एक तो आपको ध्यान रखना ऑक्टोपस, सेपिया और लोलिगो, इन सब में बंद होता है। ध्यान रखिएगा, गलती होती है पूरी ध्यान रखिएगा 100%। किस किस में? ऑक्टोपस, सेपिया और लोलिगो। इनमें किस प्रकार का होता है? बंद प्रकार का होता है। क्लियर? ये आपको याद रखना है। ये पूछा जाता है ऑक्टोपस में कौन सा होता है। ये हो गया संघ ऑर्थोपोडा और संघ ओपन और ब्लड सर्कुलेशन में अंतर और उसके उदाहरण लिखिए फटाफट। हो गया? चलिए अब अपन पढ़ते हैं, दो तरह के हार्ट होते हैं। हृदय में चेंबर के आधार पर अपन बात करेंगे कि किस तरह से वो आपस में हार्ट आपस में वर्क करते हैं, कितने चेंबर होते हैं, क्या होते हैं, ये सारी बातें अपन अब करेंगे। ये नोट करो फटाफट आप। यानी परिसंचरण एक बार होगा, दो बार होगा, ये बात करेंगे अपन। ये नोट करें आप। हो गया? चलिए साहब, यानी हो गया बंद परिसंचरण और खुला परिसंचरण। अब अपन बात करेंगे एकल परिसंचरण और दोहरा परिसंचरण। अगर हार्ट में से ब्लड दो बार आता है एक चक्कर के दौरान तो वो हो जाएगा दोहरा परिसंचरण, और अगर एक बार आता है तो वो हो जाएगा खुला परिसंचरण। चलिए सर, अगला वापिस वही सेकंड, सर्कुलेशन के प्रकार। दूसरे वाला, इसमें दो तरह का है। एक है सिंगल सर्कुलेशन, यानी कि एकल परिसंचरण, और दूसरा है वो है डबल सर्कुलेशन, बोले तो दोहरा परिसंचरण। सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। वर्ड से दोनों में अंतर करना पड़ेगा आपको। सिंगल सर्कुलेशन की बात करें तो क्या है, इसमें संपूर्ण चक्र के दौरान मतलब एक बार हार्ट से ब्लड निकला और वापस हार्ट में आया, उस दौरान ये पूरा चक्र होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें संपूर्ण चक्र के दौरान हृदय में से यानी हार्ट में से ब्लड केवल एक बार ही गुजरता है, ध्यान रखिएगा, एक बार गुजरता है। और इसमें हृदय में से ब्लड संपूर्ण एक चक्र के दौरान दो बार, संपूर्ण एक, ध्यान रखना एक चक्र की बात कर रहे हैं अपन, एक चक्र के दौरान दो बार गुजरता है, यानी हार्ट में से ब्लड दो बार पास होता है भाई। कैसे? उदाहरण लेते हैं इसके अंदर, फिश यानी मछली के,
देखिए आप, मछली में क्या होता है, ये हार्ट आ गया, क्लियर, हार्ट आ गया, हार्ट से ब्लड किस में जाएगा, आर्टरी में, कहने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन इसमें क्या है देखो, हार्ट से ब्लड निकला, किस में जाता है, गिल्स में, किस में जाता है, गिल्स में। गिल्स में क्या होता है आपको पता है, हमारे अंदर फेफड़े हैं और मछलियों के अंदर गिल्स है, दोनों एक तरह का कार्य करते हैं। CO2 यहाँ से बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन अंदर आ जाती है, क्लियर, कहाँ से, गिल्स, गिल्स का मतलब फेफड़ा ही है। यहाँ से ये किस में जाएगा, पूरा शरीर, शरीर के अंदर ये ब्लड किस में जाएगा, संपूर्ण बॉडी में। ये कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, CO2 क्या है, कम है, तो ये कौन सा ब्लड हो गया, ऑक्सीकृत, बोले तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीकृत है कि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी की कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग कर लेगी, वापस किससे आएगा, ये वापस ब्लड किससे आएगा, ये सिराओं से वापस किस में आ गया, हार्ट के अंदर। ये क्या आ गई इधर, वेन, हार्ट से ये ब्लड जा रहा है, ये लीजिए, ये हार्ट, तो ये हार्ट में से ब्लड कितनी बार निकला इस पूरे चक्कर के दौरान, हार्ट में से केवल एक, इसलिए इसको अपन कहते हैं क्या, सिंगल सर्कुलेशन। और हार्ट में कैसा ब्लड है, प्योर है, इम्प्योर, वेन है, वेन है तो वेन के अंदर ऑक्सीजन क्या होती है, कम, CO2 क्या होती है, ज़्यादा, तो कौन सा ब्लड हो गया ये, डीऑक्सीजनेटेड, अनाक्सीकृत, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, क्लियर, ये आ जाएगा हार्ट में वापिस इस तरह। यानी कि शुद्धिकरण कहाँ होगा, गिल्स के अंदर, जिसको हिंदी में कहते हैं गलफड़े, क्या कहते हैं, गलफड़े। गलफड़े बेसिकली क्या होता है, फेफड़े ही होते हैं, इधर इधर ही शुद्धिकरण, CO2 चले जाएगी, ऑक्सीजन आएगी इस तरह। ये कौन सा हो गया, सिंगल सर्कुलेशन, क्लियर। अपने अंदर देखिए आप, ये हार्ट है, अपने तो बहुत लफड़ा ज़्यादा है, अपन को तो लंग्स भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इनके अंदर तो लंग्स यहाँ बन गए, ये लंग्स है और ये हार्ट है। और हमारे हृदय में कितने चेंबर होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं, 4, 2 आलिंद और 2 नीले। और ये मान लो यहाँ आ गई क्या, आपके शरीर, ये लो तीनों बना दिए मैंने, बॉडी, क्लियर। अब आप देखिए इसको ध्यान से, फेफड़ों से अपन को पता है, फेफड़ों में क्या होती है, CO2 बाहर चली जाती है और ऑक्सीजन अंदर आ जाती है। यहाँ शुद्धिकरण होता है, अपने रेस्पिरेटरी पर रखा है। यहाँ से ब्लड कहाँ आता है, इसमें, किसमें, इसके अंदर आएगा। यहाँ से ब्लड किस में आएगा, इसमें आएगा। ये इसको अपन कहते हैं बायां आलिंद, दोनों आलिंद, ये दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, ये दायां नीले, ये बायां आलिंद, ये सब हार्ट में पड़ेंगे। अब यहाँ से वापस आता है इसमें और यहाँ से वापस आता है बॉडी में। ये लीजिए, ये शरीर में आ गया, शरीर से वापस जाता है इसमें, करेक्ट, और यहाँ से आलिंद से आता है नीले में, नीले से वापस जाता है फेफड़ों में। इस तरह से चक्र घूमता है। देखो आप, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4 चैम्बर है। हृदय में से कितनी बार ब्लड निकला, एक बार तो आया ये ऑक्सीकृत शुद्ध और एक बार आया अशुद्ध, यानी हृदय में से एक चक्कर के दौरान ब्लड कितनी बार निकला है, 2 बार। ये है आपके कौन सा सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। ये हो गया सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन। तो सिंगल सर्कुलेशन किस में मिलेगा आपको, केवल मछलियों में मिलेगा। इसके उदाहरण लिख लो आप, कौन सा, इसका उदाहरण कौन कौन हो गया, एक तो अपन ही हो गया ह्यूमन, ह्यूमन मतलब किसके अंदर आ गया, स्तनधारी, स्तनधारी को क्या कहते हैं अपन, मैमल्स, ये स्तनधारी हो गया, फिर दूसरा आ जाएगा पक्षी, उसको अपन क्या बोलते हैं, एवीज। तीसरा आ जाएगा आपके उभयचर या सरीसर्प, इसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं रेप्टाइल, जिसमें सांप वगैरह आ जाते हैं। और फिर आ जाता है आपके उभयचर, जो जल और थल दोनों पे निवास करते हैं, जल में भी और थल में भी, उभयचर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एम्फीबिया, एम्फीबिया, जिसके अंदर आ जाता है कौन, मेंढक यानी फ्रॉग। ये सारे उदाहरण हो गए किसके, आपके डबल सर्कुलेशन के, क्लियर। एक और लिख लो, ये अपवाद भी है इसमें, कौन अपवाद, कौन है इसके अंदर आपको पता है, वो कौन, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, ये भी इसी में आएगा, उदाहरण ध्यान रखना। ये लीजिए, ये भी बंद में आता है, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ।
चलिए साहब, ये हो गया सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन। ओके, तो गाइस आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे। कल जब अपन पढ़ेंगे तो अपन पढ़ेंगे मायोजेनिक हार्ट क्या होता है, न्यूरोजेनिक, इसमें अंतर करेंगे। उसके बाद में अपन करेंगे 2 कक्ष किस में पाए जाते हैं, 3 कक्ष 4 कक्ष किस में पाए जाते हैं, उनके उदाहरण लिखेंगे। फिर अपन शुरू करेंगे ब्लड ग्रुप। क्या शुरू करेंगे? ब्लड, रुधिर समूह। ओके, थैंक यू।